समय 20 साल पहले का है। धूप खिली हुई थी। जोशपुर काफी पिछड़ा हुआ गांव था। धूल भरी सड़कें, कच्चे मकान, ईंट और सीमेंट की पक्की नींव पर नहीं बल्कि गीली मिट्टी और फूस के सहारे खड़े थे। अधूरा बना विद्यालय जो बच्चों के भविष्य की नींव रखे जाने से पहले ही वीरान हो गया था, जो ये बताता था कि यहाँ की जिंदगी बस कट रही थी, जी नहीं जा रही थी। धर्मपाल, गांव के सरपंच, जिनकी कमर गांव की समस्याओं के बोझ से झुकी हुई थी और अब चौपाल की पुरानी चारपाई पर गहरी निराशा में बैठे थे। अरे नंदलाल, ये साल भी खत्म होने को आया और बिजली के खंभे कहाँ हैं? सरकारी दफ्तर में अपील डाले हुए 2 साल हो गए। मेरा चेहरा उतर गया है। अब बिजली कब आएगी हमारे गांव में नंदलाल? अरे हम कब तक ऐसे जिएंगे? कब तक? हर बार नेता अपने झूठे वादे देके हमारे वोट ले जाते हैं और हमें इस दुर्दशा में छोड़ देते हैं। सरपंच जी, सरकारी काम आप तो जानते ही हैं। अब मैं क्या ही बोलूं? पता नहीं सरकार कब इस गांव का भला करेगी, पर मुझे तो अब बिजली से ज्यादा फिक्र अपनी बेटी तारा की पढ़ाई की है। अरे 5 साल की हो गई है, भोली है, पर पढ़ने का चाव उसमें दिखता है। पर गांव से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। उसे रोज कैसे भेजूं? कहां से लाऊं उतने पैसे? और अकेली उस बच्ची को इतनी दूर किस भरोसे भेज दूं? अरे अपनी पीढ़ी तो ऐसे ही अंधेरे में कट गई, पर बच्चों का क्या होगा? घर के पिछले हिस्से में जहाँ टूटी फूटी दीवारें और सूखी घास थी, 5 साल की तारा चुपचाप बैठी थी और कोयले से जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बना रही थी। ये क है, ये ख है, ओ अब ग कैसे बनेगा? तारा की माँ सीमा उसके पास आती है। अरे मेरी बिटिया, ये क्या कर रही है? तुझे किसने सिखाया ये सब? माँ, जब मैं साहूकार के बेटे मोहन को शहर की टीचर से पढ़ते देखती हूँ तो सुनती हूँ। टीचर कहती है ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मुझे भी वही दौलत चाहिए। मैं भी पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी मेरी बच्ची। तारा के पिता नंदलाल वहाँ आते हैं। सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से। तारा, मैं तेरे लिए किताब लेकर आऊंगा। तेरा सपना मेरा सपना है। नंदलाल और धर्मपाल शहर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों की आंखों में जिला अधिकारी से मिलने की आस थी, जिससे उनके गांव तक भी विकास पहुंच सके। दोपहर का समय था। नंदलाल और धर्मपाल जिला अधिकारी वर्मा के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कलेक्टर साहब बहुत जरूरी मीटिंग में हैं। साफ साफ सुनिए मेरी बात को, दोबारा नहीं बोलूंगा। 1 हफ्ते बाद आइए। जाइए अब, और यहाँ भीड़ मत लगाइए। सबको समस्या ही है यहाँ। भाई साहब, हम इतनी दूर से अपनी गांव की तकलीफ लेकर आए हैं। एक बार बस एक बार कलेक्टर साहब से मिलवा दीजिए। भगवान भला करेगा आपका। अरे ओ गांव के गंवार, मैंने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया क्या तुम दोनों को? कलेक्टर साहब तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के लिए फ्री नहीं बैठे हैं। ये कोई चौपाल नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाकर चले आए। साफ साफ मेरे शब्दों को दोबारा सुनिए। मैं ये बात आखिरी बार बोल रहा हूँ। तुरंत यहाँ से निकलो। चलो निकलो। कौन किसका भला करेगा ये तुम बाद में सोचना। अभी सीधे बाहर का रास्ता नापो। भागो यहाँ से। सिपाही के जोरदार धक्के से नंदलाल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ता है। सरपंच धर्मपाल असहाय और अपमानित महसूस करते हुए उसे उठाते हैं। मुखिया जी, ये लोग हमें 2 कौड़ी के लोग समझते हैं। ये हमारे विकास की बात क्या सुनेंगे? अब चलिए यहाँ से। बहुत सम्मान दिया हमें इन शहर के लोगों ने। वो दोनों वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी नंदलाल एक स्टेशनरी की दुकान पर रुकता है। भाई साहब, मेरी बेटी के लिए किताब चाहिए, अक्षर ज्ञान वाली। हाँ, और एक छोटी कॉपी, सबसे अच्छी वाली देना। अरे नंदलाल, तू क्या करेगा किताब का? क्या यहाँ स्कूल खुल जाएगा? हाँ, स्कूल नहीं है तो क्या, मैं पढ़ाऊंगा तारा को। मेरी बेटी का सपना टूटने नहीं दूंगा। मेरी तारा को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। नंदलाल घर लौटकर तारा के लिए लाई हुई किताब देता है। शुक्रिया पापा, मेरे पापा सबसे अच्छे पापा। मैं पढ़ूंगी और सबसे पहले अपने गांव में एक स्कूल खोलूंगी। आप देखना पापा। कुछ दिनों बाद सुबह का वक्त था। गांव में अचानक हलचल होती है। वैन और कैमरे के साथ सोशल एक्टिविस्ट आरती आती है। नमस्कार, आज मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आई हूँ।
आप सब बताइए, आपको सबसे पहले कौन सी कमी महसूस होती है? बिजली, हमें रात के लिए बिजली चाहिए मैडम। सड़क अच्छी नहीं है बेटी, सरकार कोई मदद नहीं करती है। नंदलाल भीड़ से बाहर निकलता है। माफ कीजिएगा, ये बात सही है कि बिजली जरूरी है, पर हम सदियों से बिना बिजली के जी रहे हैं। पर शिक्षा, अरे उसके बिना हमारा गांव कभी विकसित नहीं होगा। हमें पहले स्कूल चाहिए। एक शिक्षित पीढ़ी ही हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा ही हमें इस दुर्दशा से निकालेगी। अरे नंदलाल, तुम पागल हो गए हो? बिना बिजली के रात में लोग कैसे पढ़ेंगे? पहले बिजली चाहिए, गर्मी से बुरा हाल है भाई। आप सही कह रहे हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्या चाहिए, बिजली या स्कूल? मेरा नाम तारा है। मुझे स्कूल चाहिए। मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगी और अपने गांव को सबसे आगे ले जाऊंगी। शानदार। नंदलाल जी, आपकी बेटी ने मेरी सोच को और मजबूत कर दिया। अब तो जोशपुर में सबसे पहले स्कूल बनेगा। मैं सरकार से जल्द ही अनुमति लेकर यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय बनवाऊंगी। सुबह का समय था। अब उस बात को 6 महीने बीत चुके थे। स्कूल का काम तेजी से चल रहा था। नंदलाल बहुत खुश था, पर साहूकार का बेटा मोहन तारा को देखकर व्यंग करता है। ओए तारा, तू तो इस गरीबों के स्कूल में पढ़ेगी। मैं तो अब शहर के बड़े हॉस्टल में जाऊंगा। वहाँ एसी वाली क्लास और इंटरनेशनल टीचर होते हैं। बड़ा मजा आएगा। तू इसी गोबर स्कूल में पढ़। तारा उदास होकर घर आती है। पापा, मुझे 2 कौड़ी के स्कूल में नहीं पढ़ना। मुझे भी शहर जाना है। मेरी बच्ची, ये किसने कहा? अरे स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, कोई स्कूल 2 कौड़ी का नहीं होता बेटा। देख बेटा, अगर नियत सच्ची हो ना, तो पढ़ाई करने वाले बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं। ये हमारे गांव का पहला सवेरा है। अरे इसे कभी बुरा नहीं बोलना। हाँ हाँ पापा, आपने सही कहा। ये हमारे गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय है। मैं यहीं पढ़ूंगी और सबको पढ़ाऊंगी। स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। आरती ने छत पर सोलर पैनल लगवाए थे। विदाई के वक्त आरती भावुक हो जाती है। ये सिर्फ एक वीडियो शूट नहीं था, इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आप सबको मिस करूंगी। ये स्कूल आपको विकास की पहली सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। अलविदा। आरती गांव से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल को खुले 1 दिन हो गया था। तारा उत्साह से स्कूल जाती है और शाम को लौटकर घर आती है। माँ, पापा, टीचर ने कहा है कल से स्कूल में यूनिफॉर्म में आना और नर्सरी की किताबें भी लेकर आनी है, नहीं तो डांट पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगा था प्राथमिक स्कूल में फीस नहीं लगेगी, पर ये खर्च। नंदलाल रात में चुपके से घर के मंदिर में रखा चांदी का पुराना सिक्का उठाता है। तभी उसे सीमा देख लेती है। ये क्या कर रहे हो? मंदिर का सिक्का क्यों उठा लिया? इसे बेचकर तारा के लिए ड्रेस और किताबें लाऊंगा। मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। मैंने कहा था ना, प्राथमिक स्कूल में भी खर्च होता है। तो क्या हम अपनी आर्थिक तंगी में उसकी पढ़ाई छुड़वा दें? हाँ? नहीं, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। तो मुझे बस काम करने की इजाजत दे दो। ठीक है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। अगले दिन सीमा गांव के बड़े साहूकार कुंदन लाल के घर काम ढूंढने जाती है। उसे वहां साफ सफाई का काम मिल जाता है। मुझे साहूकार कुंदन लाल के यहाँ काम मिल गया है। अब हम अपनी बेटी की सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए तुम्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने दुख और सुख दोनों में साथ देने की कसम खाई है। सीमा काम शुरू करती है। साहूकार कुंदनलाल की नीयत ठीक नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने सीमा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। सीमा मजबूरी में चुप रहती है। अरे सीमा, जरा चाय तो ले दिया। आराम से काम कर, कोई जल्दी नहीं है। सीमा नजरें झुकाए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। कुंदनलाल की पत्नी मायके गई हुई थी। वो सीमा को फिर से अकेले चाय देने बुलाता है। सीमा, बैठो बैठो, ये दूसरी कप चाय तुम्हारे लिए है। तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। सीमा डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। देखो, तुम मिट्टी में पड़ा वो हीरा हो जिसकी पहचान एक असली जौहरी ही कर सकता है, और वो जौहरी मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, अब बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो।
तुम्हारी बेटी को कलेक्टर बनाना है ना, पैसों की चिंता मत करो। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अरे 2 कौड़ी की औरत मुझे मना करेगी हैं? मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। कुंदन लाल जबरदस्ती करने लगता है। सीमा पूरी ताकत से विरोध करती है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। तभी सीमा की नजर खिड़की से बाहर जाती है। वो देखती है कि मालकिन घर में वापस आ रही थी। डर और जबरदस्ती के खिलाफ लड़ते हुए वो जैसे ही कुंदन लाल का हाथ खुद को छुड़ाने के लिए हटाती है, तभी मालकिन अंदर आती है। ये सब क्या हो रहा है? देखो डार्लिंग, मुझे अकेला देखकर ये मौके का फायदा उठाना चाहती थी। इसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना किया तो ये झूठ मालकिन, इन्होंने चाय के बहाने मुझे यहाँ बुलाया था और मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ मालकिन आप आ गई। तेरी इतनी हिम्मत, तू गलत काम करती है, ऊपर से मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। बदचलन कहीं की, रुक मैं तुझे अभी ठीक करती हूँ। मालकिन बिना कुछ सुने सीमा के बाल पकड़कर गांव के बीचों बीच घसीटती हुई गांव के चौपाल पर ले आती है। गांव के बीचों बीच भीड़ जमा थी। मालकिन जोर जोर से सीमा को बदचलन कह रही थी। गांव वाले सीमा पर पत्थर फेंकने लगते हैं। मोहन और सरपंच भी भीड़ में शामिल थे। मारो इसे, ये चरित्रहीन औरत है। तभी स्कूल से लौटती हुई तारा गुस्से में भीड़ को चीरकर अंदर जाती है। रुक जाइए, आप मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं? मेरी माँ ऐसी नहीं है। नंदलाल दौड़ता हुआ आता है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला पुलिस करेगी। आप मेरा भरोसा कीजिए। हाँ। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस कुंदन लाल के पैसों के कारण सीमा को ही दोषी ठहरा देती है। लेकिन गांव वालों की गुहार से पुलिस ने उसे जाने दिया और पुलिस लौट गई। तीनों की नजर शर्म से झुक जाती है। नंदलाल सीमा और तारा को लेकर घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी पढ़ाई के खर्च के कारण हुआ है। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी पापा। नहीं मेरी बच्ची, अब तुझे कलेक्टर बनना है। तुझे अपनी माँ का बदला नहीं, इज्जत वापस दिलानी है। तुझे न्याय दिलाना है। मैं जरूर कलेक्टर बनूंगी पापा, और आपको न्याय भी जरूर दिलाऊंगी। ये आपकी बेटी का वादा है। नंदलाल और सीमा ने घर गिरवी रखकर उसे शहर आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया। हमने तो घर गिरवी रख दिया, पर हमारी बिटिया ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और कुंदन लाल का शोषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब उस गांव में कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक फटे हाल डरी हुई अनजान औरत आती है मदद मांगते हुए। वो गांव वालों के पास जाती है और कहती है, कुंदन लाल ने मेरे साथ गलत करना चाहा, मेरी मदद करो। वो अच्छा आदमी नहीं है, मेरी मदद करो। तभी वहाँ नंदलाल और सीमा आते हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक वहाँ 2 गुंडे आ जाते हैं। ओए नंदलाल, उस औरत को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे जान से मार डालेंगे। अपने मालिक से कह दो, नंदलाल अब डरता नहीं। रुक, आज तेरी सारी ताकत निकालता हूँ। एक चमचमाती काली गाड़ी आती है। सब चौंक जाते हैं। गाड़ी से तारा, जो अब एक आत्मविश्वासी कलेक्टर थी, बाहर उतरती है। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? अरे ये तो तारा है। मैं हूँ यहाँ की नई कलेक्टर मिस तारा, और कुंदन लाल का पर्दाफाश करने का ये मेरा प्लान था। 2 पुलिसकर्मी कुंदन लाल को हथकड़ी लगा लेते हैं। तारा एक बड़ी स्क्रीन पर कुंदन लाल का सीसीटीवी फुटेज चलाती है, जिसमें वो उस अजनबी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। राम राम, इसका मतलब सीमा सालों पहले सच कह रही थी। हम सबने गलती की, हमें माफ कर दो। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर हो गई, लेकिन माँ को न्याय दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। आज मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई। कुंदन लाल जैसे लोगों की जगह जेल में है। मेरी बच्ची, तूने मेरे सपने और माँ की इज्जत वापस दिलाई। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। मेरे पास तेरी तारीफ में कोई शब्द नहीं है। तूने गांव के सामने मेरी इज्जत वापस लौटा दी। हाँ बेटी, मेरे गले लग जा। पूरा गांव तारा पर गर्व करता है। तारा अपने गांव जोशपुर में विकास लाती है।
हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो।